डियर स्टूडेंट्स, आज है हमारा 9th वीडियो है डिटरमिनेंट्स के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इन सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाए। देखिए बेटे, आप लोगों ने 10th क्लास में इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा होगा, लीनियर इक्वेशंस को। उन्हीं इक्वेशन को हमने यहाँ सॉल्व करना सीखना है। उससे पहले दो मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताऊंगा। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस या कंसिस्टेंट इक्वेशंस और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिर आगे काम स्टार्ट करेंगे। कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम मीन्स इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन have a unique solution or infinite solution, then it is called consistent. It is consistent. If inconsistent system if system of equation do not have solution, that is कोई solution ना हो। मतलब जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, अगर इक्वेशन को सॉल्व करके x y वेरिएबल्स जो है x y या z, उनकी वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल है, तो सिस्टम को कहेंगे कंसिस्टेंट। मतलब जो इक्वेशंस है, इक्वेशंस का ग्रुप है, वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, उसको कंसिस्टेंट कहेंगे। और अगर इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट वैल्यू ऑफ x y एंड z या x एंड y, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन होना, इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन ना होना। अब बेटे मैं आप लोगों को बताता हूं हमारे पास किस तरह से क्वेश्चन लिखा होगा और हमें उसका किस तरह से सॉल्यूशन करना होगा। पहले इसके पीछे जो थ्योरी है उसकी बात करेंगे, फिर प्रैक्टिकली क्वेश्चन कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। थ्योरी में देखिए क्या बेटे, लेट्स कंसीडर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मान लो हमारे क्वेश्चन में इस तरह से इक्वेशंस लिखी है। ये इक्वेशन दो वेरिएबल में भी हो सकती है, तीन वेरिएबल में भी हो सकती है। अगर तीन वेरिएबल होंगे तो इक्वेशंस आप लोगों को तीन होंगे गिवन। दो वेरिएबल होंगे, मतलब अगर x और y दो ही वैल्यूज निकालनी हो तो दो इक्वेशंस होंगी। और बेटे अगर x y और z तीन वैल्यूज निकालनी है तो इस तरह से आप लोगों को तीन इक्वेशन गिवन होंगे। तो जैसे यहाँ पे इक्वेशन 1 2 3, इन तीनों इक्वेशंस को जब हम इकट्ठा करके स्टडी करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन लिखा होगा a1 b1 c1 d1। a1 की जगह कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से b1 c1 d1, मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2 a2 a3 b3 c3 d1 d2 d3, इनकी वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। और ज्यादातर क्वेश्चन में आप लोगों को पहले से गिवन होगी ये वैल्यू, मतलब इनकी जगह जो आप लोगों को वैल्यू गिवन होगी वो नंबर्स की फॉर्म में होगी। तो हमने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करना है। किस तरह से करेंगे? इन इक्वेशंस को देख के सबसे पहले हमने मैट्रिक्स ए लिखना होगा। मैट्रिक्स ए कहां से मिलेगा?
मैट्रिक्स ए होगा जो x का कोफिशिएंट है तीनों इक्वेशंस में, मतलब जो तीनों इक्वेशन है जो इनमें x के साथ मल्टीप्लाइड है उससे मैट्रिक्स ए का फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। फिर y के साथ जो मल्टीप्लाइड होगा उससे मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम बनेगा, और z के साथ जो मल्टीप्लाइड होगा उससे मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम बनेगा। अगर कोई टर्म मिस होगी, यहाँ मान लो y की टर्म मिस होगी तो उसमें b1 की जगह हम लोग 0 लिखेंगे। देन x मैट्रिक्स लिखना होगा एक, और एक लिखना होगा b मैट्रिक्स। मतलब जो गिवन इक्वेशंस होंगी उन तीनों इक्वेशन को देख के तीन अलग अलग मैट्रिक्स आप लोगों ने बनाने होंगे। वो बनेंगे मैट्रिक्स की इक्वेशन को देख के। पहला ए लिखेंगे, उसको ए कैसे बनेगा, ए के फर्स्ट कॉलम में वो नंबर लिखे जाएंगे जो x के साथ मल्टीप्लाई करके लिखे गए हैं। x के साथ a1 है, a2 है, a3, ये ए मैट्रिक्स का कॉलम 1 बनाएगा। दूसरा कॉलम कैसे बनेगा, जो इक्वेशंस में y के साथ मल्टीप्लाइड नंबर है उससे ए मैट्रिक्स का कॉलम 2 बनेगा। और जो इक्वेशंस में z के साथ मल्टीप्लाइड है उससे एक मैट्रिक्स का कॉलम 3 बनेगा। तीनों कॉलम ए के बन गए। फिर मैट्रिक्स x लिखना होता है। इस मैट्रिक्स में x, y और z लिखेंगे अगर हमारी इक्वेशन में एक वेरिएबल भी x, y और z है। अगर दो वेरिएबल है सिर्फ x और y तो यहाँ x और y यूज करेंगे, मतलब वेरिएबल यूज करते हैं जिन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे हमें क्वेश्चन में x, y, z की वैल्यू निकालनी है तो स्टार्टिंग में x, देन y, देन z, वो x बन जाएगा मैट्रिक्स। तीसरा मैट्रिक्स है b, जिसको b से लिखा गया है, ये बनेगा कांस्टेंट टर्म से। बट इसको बनाते वक्त एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि कांस्टेंट टर्म आपकी राइट हैंड साइड में होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखे। तीन मैट्रिक्स बना लेंगे। तो above system of equation can be written as मतलब जो ऊपर लिखी इक्वेशन है उनको आप लोग उनसे एक मैट्रिक्स इक्वेशन बना देंगे। इक्वेशन 4, मतलब ये इक्वेशंस अलग अलग लिखी थी, आप लोगों ने उन इक्वेशंस को यूज करके तीन मैट्रिक्स बनाए और इन इक्वेशंस को आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ax इक्वल टू b, a इंटू x इज इक्वल टू b। इस तरह से आप लोग इन मैट्रिक्स की मतलब फॉर्मेशन करोगे, राइट। अब हमारा पर्पस क्या होता है बेटे, यहाँ इस इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करना और सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना। जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन किए थे, आप तीन तरह के हल लिखते थे वहां हिंदी में कि समीकरणों का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय को इंग्लिश में बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा बोलते थे कोई भी हल नहीं है, तो यहां इंग्लिश में कहेंगे हम लोग नो सॉल्यूशन। और एक कहते थे अनंत हल है, उसको बोलेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो कैसे पता चलेगा, इस इक्वेशन को देखें। सबसे पहले आप इसमें डिटरमिनेंट ए कैलकुलेट करेंगे। जो ए मैट्रिक्स होगा इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। अगर ये डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, देन द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन will have unique solution। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं इसको यहां से रब कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। विच इज गिवन बाय तो जैसे हमें सॉल्यूशन निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो a से प्री मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई
बाई ए इनवर्स। नंबर 4 को ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें यहां से ए हटाना है। किसी भी मैट्रिक्स इक्वेशन से जिस मैट्रिक्स को आपने गायब करना हो उसके इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूं, x के लिए हमें a को गायब करना है। a को गायब करने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? a इनवर्स से। तो जब इसको करेंगे ऐसे लिखें और राइट में बन जाएगा a इनवर्स इंटू बी। a इनवर्स इंटू a i के बराबर होता है, i इंटू एक्स। ये हम लोग इनवर्स में हमने पढ़ा था, कभी भी किसी इनवर्स को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो जिसका वो इनवर्स है तो i आ जाता है, और i के साथ x मल्टीप्लाई करने से x बनता है। ये हमारा फार्मूला होगा x y z की वैल्यू निकालने का। क्लियर है बच्चों? उसके बाद इसी सिचुएशन में अगर डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 आ जाए, अगर डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 आ जाए, इन दैट सिचुएशन आप लोगों का यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब अद्वितीय हल आंसर नहीं होगा। तो दो सिचुएशन हो सकती है डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 होने पे, या तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। उसको किस प्रकार चेक किया जाएगा? एडजॉइंट a मल्टीप्लाइड b कैलकुलेट करोगे, अगर इक्वल टू 0 आ गया तो लिख देंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन तो है बट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, और फिर उन सॉल्यूशंस को कैलकुलेट करके भी दिखाना होता है। और बच्चों अगर एडजॉइंट a इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तब लिखेंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। और यहीं पे काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन नहीं है तो उसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। तो बेटे किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन नहीं है, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? डिटरमिनेंट a की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 आ जाए तो हमें आगे काम करना पड़ता है, एडजॉइंट a इंटू बी कैलकुलेट करना पड़ता है। बट इन केस डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 हो तो मैक्सिमम जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ऐसे ही होंगे जिसमें डिटरमिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। उस सिचुएशन में सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा जिसको कैलकुलेट करने का मेथड होगा x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। बेटे ये थ्योरी थी आप लोगों के लिए। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताता हूं किस तरह से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वो इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है। मैं एक या दो क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, बाकी आप लोग ट्राई करेंगे, और जो और क्वेश्चन बचेंगे मैं कल उनका मैक्सिमम का आपको नोट्स बना के डाल दूंगा आपके ग्रुप में, तो वहां से नोट कर सकते हो। देखिए बेटे हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएगा। एक्सरसाइज 4.6 है, उसका 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं एक एक करके। तो मैं पहले 7th क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, पहले सॉल्व करने वाले क्वेश्चन करेंगे। 7th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.6, हमारे पास लिखा आएगा सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, बाय मैट्रिक्स मेथड, क्योंकि इसमें हम लोग मैट्रिक्स का यूज करते हैं इसलिए इसको मैट्रिक्स मेथड बोल देते हैं, और कभी कभी इसको इनवर्स मेथड भी बोल देते हैं। इनवर्स मेथड, इनवर्स मेथड या मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। कभी सॉल्व करने की बजाय कुछ कई बार ये लिखा जाता है फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, उसका मतलब भी यही है।
हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे बेटे। उसमें क्या लिखा है, 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। ये दो इक्वेशंस हैं और हमें इन इक्वेशंस को देख के दो ही वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y। तो बेटे सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा होगा राइटिंग अबव इक्वेशंस एज ax = b। मतलब जो ऊपर लिखी इक्वेशंस हैं उनसे 3 मैट्रिक्स बनाएं और उन मैट्रिक्स को कैसे लिखें, a × x = b, वेयर a की वैल्यू कहां से पता चलेगी, ये फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 5, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 7, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2 देन 3, x के कोफिशिएंट से फर्स्ट कॉलम बनेगा और y के कोफिशिएंट से सेकंड कॉलम बनेगा। लिख लेना है, इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। देन x, जो जो वैल्यूज आपने निकालनी है वो यहां पे आएंगी। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है तो x y। फिर तीसरी मैट्रिक्स लिखनी है, वो मैट्रिक्स B होगा जिसका नाम राइट हैंड साइड को देख के लिखा जाएगा। तो बेटे ये काम सबसे पहले होगा इक्वेशंस को देख के होगा। इसमें कुछ इधर उधर से हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखेंगे, जो इन इक्वेशंस में लिखा है उन्हीं को देख के a, x और b बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेप, जब आप लोग a की वैल्यू लिख लो तो डिटरमिनेंट a कैलकुलेट करो, क्योंकि डिटरमिनेंट a के बेसिस पे ही हमें ये पता चलेगा इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन होगा सिस्टम का या नहीं होगा। तो आप लोग जैसे डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते थे, 5 3 = 15 -7 2 = 14, वैल्यू 1 आई। अब ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। अगर वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। लिखेंगे हम लोग यहाँ एज डिटरमिनेंट a is not equal to 0, 0 नहीं है, therefore system of equations has a unique solution, given by, डायरेक्टली लिख लेंगे आप लोग, कोई जरूरत नहीं फालतू काम करने की। x यहाँ से आएगा सॉल्यूशन। x की वैल्यू निकालनी है, x को लेफ्ट में छोड़ दो, a हमारा राइट में आ जाएगा, बट जब a राइट में आएगा तो a की पावर -1 हो जाएगी। a इनवर्स बोलेंगे इसको, a इनवर्स इंटू b, और इसको इक्वेशन नंबर 4 लिखेंगे, क्योंकि ये बेटे मैंने गलती से 1 लिख दिया, 3 है। तो इस x और y की वैल्यू निकालने के लिए अब हमें a इनवर्स निकालना होता है। अब a इनवर्स निकालना बहुत आसान सा काम है बेटे। हमने पिछली एक्सरसाइज में पूरी में यही काम किया कि आपने डिटरमिनेंट a निकाल लिया पहले, फिर एडजॉइंट a निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ a। देखिए बेटे, जो 2 रो 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो। कैसे? डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दें, 5 3 आपस में बदल जाएंगे, जहां 5 लिखा है वहां 3 और जहां 3 लिखा है वहां 5, और बाकी जो एलिमेंट जहां लिखा है ये 2 एलिमेंट इनका साइन चेंज कर देंगे, -2 -7। तो देयरफॉर a इनवर्स इज इक्वल टू, फार्मूला होता था a इनवर्स का 1 डिटरमिनेंट a इंटू एडजॉइंट a। डिटरमिनेंट a की वैल्यू 1 है और एडजॉइंट a की वैल्यू है 3 -2 -7 5। a इनवर्स निकल गया। अब बेटे आप लोगों ने क्या करना है,
ये थोड़ी जगह है, शायद इस पे आपको दिखाई दे जाए। तो फ्रॉम 4 ये वैल्यूज ए की सॉरी एक्स की, ए इनवर्स और बी की सभी वैल्यूज को आप लोग 4 में पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू तो यहाँ है, देखो इसकी जगह लिख दो एक्स वाई। ए इनवर्स आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा, हर क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1/1 का मतलब 1 ही होता है। तो ये 3 -2 -7/5 इंटू बी। बी की वैल्यू क्या है बच्चों? बी आप लोगों का लिखा है यहाँ 4 and 5, 4 5। एक्स वाई इज इक्वल टू, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, एक ही कॉलम है, मल्टीप्लाई करें 3 2 6 -10। सेकेंड रो को करेंगे -28 + 25। बच्चा 3 4 12, मैं गलती से लिख बैठा, ही गलत था। 12 - 10 और दूसरा -28 + 25। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 - 10 2 -28 + 25 -3। तो therefore x is 2 and y is -3। ये आप लोगों का आंसर होगा। एक और क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसा बताऊंगा जिसमें हमें 3 वैल्यूज निकालनी होंगी, ठीक है? तो आप लोग देखिए, थ्री वैल्यूज वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी रहता है बच्चों, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैक्सिमम ईयर्स में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल आ जाए, एक्सरसाइज आ जाए, मिसलेनियस से आ जाए, आता जरूर है मैक्सिमम ईयर्स में। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है इसको और ट्राई करने की हर एक क्वेश्चन को। आप लोग देखिए, मैं 12th क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहा हूं। 12 NCERT 4.6 और 12th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बेटे, x - y + z इज इक्वल टू 4 2x + y - 3z इज इक्वल टू 0। x + y + z इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशंस है 3। इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, या ये कहें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। एक ही मतलब देखिए बेटे, मैंने क्या कहा था, पहला स्टेप हम क्या करते हैं, राइटिंग अबव इक्वेशंस, राइटिंग अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एज ax = b और नंबर 4 लिख देंगे इसको, वेयर a किसके बराबर होगा बच्चों? यहां देखिए आप लोग a को कैसे लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इक्वेशन में जो x के साथ नंबर लिखा है वो यहाँ फर्स्ट कॉलम में है। यहाँ x के साथ देखो कुछ लिखा दिखाई नहीं दिया आपको, इसका मतलब x के साथ लिखा गया 1। अगले वाले में x के साथ 2 है, 2 लिख लीजिए। नेक्स्ट इक्वेशन में फिर दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, तो 1 है। y के साथ देखो, इससे सेकंड कॉलम बनेगा y1 से। y के साथ क्या लिखा है, माइनस का साइन लगा है, नंबर कोई नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये हो गया -1 कि जब कोई नंबर ना हो तो वो 1 है इसके साथ, और साइन भी साथ लिखना है -1। अगले वाले का साइन क्या है, 1 है और आगे प्लस का साइन है, तो प्लस को आगे प्लस लिखने की जरूरत नहीं रहती बेटे, तो आप लोग 1 लिख दें और फिर ये y
इसके आगे भी कुछ नंबर नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है 1 है। फिर z के साथ यहाँ 1 लिखा है, यहाँ z के साथ -3 है और यहाँ z के साथ 1 है। a देन x की वैल्यू लिखेंगे, x किसके इक्वल होगा, x y एंड z, 3 वैल्यूज निकालनी है। और फिर b लिखेंगे बेटे, b में यहाँ फिर 3 वैल्यूज लिखी जाएंगी 4, 0 एंड 2। ये तीनों के तीन मैट्रिक्स हमें गिवन इक्वेशंस को देख के पता चलेगा। आगे लिखना है बच्चों डिटरमिनेंट a। उम्मीद है आप लोगों को ये यहां तक दिखाई दे रहा होगा। तो 1 2 1 -1 1 1 -3 1। अब इस डिटरमिनेंट को हम लोग एक्सपेंड करेंगे बेटे बाय यूजिंग फर्स्ट रो। एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, फर्स्ट रो को यूज करें और एक्सपेंड करें। फर्स्ट रो का एलिमेंट 1 है, 1 के नीचे छोड़ दें, बहुत बार कर लिया हमने, सामने छोड़ दें, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करें 1 × 1 1, फिर माइनस का साइन लगाए, इन दोनों का मल्टीप्लाई -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर आगे बेटे नेक्स्ट एलिमेंट का साइन चेंज करके लिखना होता है एक्सपेंशन में, +1 लिखूंगा मैं, -1 लिखा है तो वहाँ +1 हो जाएगा। फिर उसके नीचे छोड़ देंगे, सामने छोड़ देंगे, तो बचेगा 2 × 1 2। ये बहुत बार करवा लिया मैंने और अब तक समझ आ जानी चाहिए बात। 1 × -3 तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है +1, नीचे छोड़ दें, सामने छोड़ दें और ये हो जाएगा 2 × 1 2 -1, 3 + 1 4 × 1 4, 2 + 3 5 × 1 5, 1 × 2 - 1 1 × 1 1 और ये वैल्यू आई 10 विच इज नॉट इक्वल टू 0। Therefore, equations has a unique solution, have a unique solution given by x equal to a inverse into b और इक्वेशन नंबर 5। अब हमारा पर्पस है बेटे यहाँ ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए a11 से स्टार्ट करेंगे कैलकुलेट करना। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। a11 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करके देखो आप लोग 4 आएगी, a12 आपका -5 आएगा, a13 आपका 1 आ जाएगा। ये जो वैल्यू लिखी होती है ना जब फर्स्ट रो से एक्सपेंड, ये a11 की वैल्यू होती है। ये a12 की होती है बट साइन चेंज कर दो जो ब्रैकेट के अंदर लिखी है, और ये a13 की होती है जो ब्रैकेट के अंदर लिखी है और सेम साइन के साथ लिख दो। फिर a21 21 लिखा है, 2 और 1 का सम ऑड नंबर जब होता है तो माइनस से शुरुआत करते हैं और मैं अब इसको सीधा लिखूंगा, सेकंड रो छोड़ूंगा, फर्स्ट कॉलम छोड़ूंगा, बाकी बचा -1। इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, -1 × 1 -1, फिर माइनस का साइन लगाना और फिर बेटे ये आप लोगों का 2 1 था, छोड़ दिया, -1 × 1 1 × 1, ये भी 1 होगा, ये आप लोगों का a1 होगा। a21 -1 -2, फिर आगे भी माइनस है तो +2 हो जाएगा। a22 इसके लिए 2 और 2 का सम 4 होने के कारण पॉजिटिव साइन बाहर आएगा और आप लोग फिर बेटे सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये 1 और ये 1 मल्टीप्लाई होके 1 बनाएगा तो 1 लिख दें, माइनस का साइन, और इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करके बाकी तो छोड़ दिया है, ये भी 1, तो 1 - 1 0 आ जाएगा। a23 फिर माइनस का साइन,
सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 1 1 और ये -1 1 माइनस 1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, -2 आ जाएगा। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 3 3 -1 प्लस का साइन आएगा बाहर, ये 2 हो जाएगा। A32 बाहर माइनस का साइन आना, क्योंकि 3 और 2 का सम ऑड नंबर है। थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, 1 इंटू -3 -3 फिर माइनस का साइन और 2 इंटू 1 -2 -5 बाहर भी माइनस है तो +5 हो जाएगा। फिर A33 प्लस के साइन से शुरुआत, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 + 2 1 माइनस और -2 + 2 हो जाएगा 3। बेटे जब सारी वैल्यूज निकल जाए उसके बाद आप लोगों ने एडजॉइंट ए लिखना है। पहले एडजॉइंट ए क्या होगा, जो A11 A12 A13 आया फर्स्ट रो में, फिर सेकंड रो 2 0 -2 और फिर थर्ड रो में 2 5 3 और ये लिखने के बाद इसका डैश ऊपर ट्रांसपोज। कुछ बच्चे यहाँ इसको डायरेक्टली फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो आप लोग, कोई ऐसी समस्या नहीं है। तो 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3। तो A इनवर्स जब एडजॉइंट A निकल जाता है उसके बाद हम लोग निकालते हैं A इनवर्स, जिसका फार्मूला होता है 1/det A इंटू एडजॉइंट A। डेटर्मिनेंट A की वैल्यू बेटे 10 आई थी, वो देखिए ऊपर। शुरू में हम लोग डेटर्मिनेंट A ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमें पता चलता है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। और ये लिख दो बेटे 422 -505 1 -2 3, ये हमारा A इनवर्स आ गया। अब A इनवर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, x और b की वैल्यू हमें पहले से पता है। फ्रॉम इक्वेशन 5, जो इक्वेशन नंबर 5 है उसमें x की, A इनवर्स की और b की सब की वैल्यू लिख देंगे। सबसे पहले x की वैल्यू लिखनी है, वो शुरू में पता होती है हमें। x की वैल्यू है XYZ इक्वल्स A इनवर्स है 1/10 इंटू 422 -505 1 -23 इंटू b। व्हाट इज b? b की वैल्यू भी शुरू में गिवन थी 402 402। अब मल्टीप्लाई करते हैं बेटे, इसको मल्टीप्लाई करते ही आप लोगों के पास XYZ की वैल्यू आ जाएगी और हमारा क्वेश्चन एंड हो जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16 + 4, मैं सीधा 20 लिख देता हूँ। सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करोगे -20 + 10 -10 आ जाएगा। आप लोग अलग से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, बहुत बार हम लोग मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर चुके हैं। थर्ड रो को मल्टीप्लाई करोगे 4 + 6, ये 10 हो जाएगा। तो XYZ 10 को मैट्रिक्स के अंदर लेके जाएंगे, 20/10 2 -10/+10 -1 10/10 +1, therefore x2 y - 1 z +1, ये हमारा आंसर होगा बेटे। बाकी भी क्वेश्चन जितने हैं कौन कौन से आप लोग कर सकते हो आसानी से, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन 7 8 9 10 11 12 13 14 तक आप लोग क्वेश्चन ट्राई करें। उम्मीद है आप लोग सभी क्वेश्चन कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर बोल रहा हूँ बेटे मैं,
तो आप लोग इसको अच्छी तरह से करें। आप लोगों के एग्जाम के 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक में से आना होता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।